नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम्स आईएएस पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो जैसा कि हम आपके साथ एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो वेरियस सोर्सेज से लिए जाएंगे और ये करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये एक आपके रिवीजन का एक मीडियम भी बन सकता है और आपके तैयारी को और अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकता है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है क्या कहता है, विद रेफरेंस टू स्वॉट। स्वॉट का क्या मतलब है? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सवाल जो है स्वॉट के बारे में पूछा हुआ है जिसका फुल फॉर्म क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे और वापस से हम क्वेश्चन को वापस क्वेश्चन पे आएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही तरीका हम अपनाएंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम पहले उसके बारे में जानेंगे और वापस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं आखिर ये स्वॉट है क्या। तो रिसेंटली स्वॉट जो है नासा के द्वारा लीड किया हुआ एक सैटेलाइट है, इंटरनेशनल सैटेलाइट अगर सही तरीके से बोले तो, क्योंकि इसमें वेरियस कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज क्या है इन्वॉल्व हैं। ठीक है, दिस इज अ नासा लेड इंटरनेशनल सैटेलाइट और इसको जो है लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। ठीक, और एक तरीका का ये मेजर अर्थ साइंस प्रोजेक्ट है। इट इज अ मेजर अर्थ साइंस प्रोजेक्ट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक क्या करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंडक्ट करेगा ऑफ वेरियस जो ओशंस, लेक्स या रिवर्स है हमारे अर्थ सरफेस पे, उनके लेवल ऑफ वाटर को जो है मेजर करेगा और उनके बारे में हमें जानकारी देगा, जो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट हो सकता है वेरियस गवर्नमेंट्स के लिए या पॉलिसी मेकिंग में क्या है मददगार साबित हो सकता है। आगे हम देखेंगे और किस किस चीज़ों में ये हेल्प करता है और इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक, तो स्वॉट जो है क्या है, एक तरीके का एडवांस्ड रडार सैटेलाइट है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू गिव अनप्रेसिडेंटेड व्यू ऑफ वाटर कवरिंग 70% ऑफ द प्लैनेट। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का लगभग 70% जो हिस्सा है वो वाटर है। तो एक तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सैटेलाइट है, पूरे अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर अवेलेबल है, चाहे वो ओशन के फॉर्म में हो, रिवर्स के फॉर्म में हो, लेक्स के फॉर्म में हो, सबके बारे में ये जानकारी देगा। तो इसीलिए इसको वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा पहला प्रोजेक्ट ये है ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए। ये इसकी एक खास बात है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के अलावा एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसके मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो स्वॉट को लाया क्यों गया है? एक तरीके से इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये वेरियस कम्युनिटीज़ जो हैं, चाहे वो हम बात कर ले वर्ल्ड ओशंस की बात कर ले या टेरेस्ट्रियल सरफेस की बात कर ले, ये दोनों के वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, इस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स के बारे में बात करें तो पहला जो लीड रोल प्ले कर रहा है दैट इज नासा, और नासा के अलावा फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा और कौन है? कैनेडियन स्पेस एजेंसी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। इस बात का ध्यान देना इसमें कि इसमें इसरो का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सवाल जो है पूछ सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है, क्या इंडिया भी इस इंटरनेशनल जो ग्लोबल प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है या नहीं, तो उसका आंसर होगा नहीं, इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया इसके बारे में कि ये पूरे अर्थ सरफेस के वाटर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देगी, तो इसीलिए इसको फर्स्ट ग्लोबल सर्वे इस तरीके का कहा जा रहा है। ठीक, ये अर्थ के सरफेस के ये टोपोग्राफी, वाटर टोपोग्राफी के बारे में बताएगी या और इन्फॉर्मेशन जो है, जो वाटर में जो लेवल में जो चेंजेस होंगे ओशन के, लेक्स के, सरफेस के,
उसके बारे में भी बताएगा कि कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से इन सभी चीज़ों में चेंजेस या बदलाव देखे जा रहे हैं। ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करें इस सैटेलाइट के, तो ये एक तरीके का एडवांस्ड माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी यूज करता है जो डेटा कलेक्ट करेगा हाइट और सरफेस मेजरमेंट ऑफ ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, अदर रिजर्वॉयर्स हो गए इन HD डिटेल। HD डिटेल का क्या मतलब है? हाई डेफिनिशन जो है पिक्चर्स प्रोवाइड करेगा और जिससे हमें आसानी होगी। ठीक है, ये अर्थ सरफेस या प्लैनेट के नियरली सभी वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जिसके बारे में हमने आपसे ऊपर बात की। ठीक, और क्या करेगा? इट विल एक्सप्लोर हाउ ओशंस एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके बारे में भी जानकारी देगा कि ओशंस जो हैं कैसे एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो एट द एंड अगर हम देखें तो ग्लोबल टेम्परेचर को या क्लाइमेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। चाहे वो इंडिया की बात करें, इंडियन मानसून की बात कर ले, साउथ वेस्ट मानसून, चाहे अदर क्लाइमेट चेंज फिनोमेना हो गए। ठीक, इसके बारे में भी ये जानकारी देगा इसके अलावा कि ओशंस में जो राइजिंग ओशन लेवल है उसका कोस्ट लाइन्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कोस्ट लाइन और हो गया, और साथ साथ उसके कोस्ट लाइन के अराउंड जो भी डेमोग्राफी है या कोई अगर आइलैंड नेशन है तो उसके बारे में कि इन फ्यूचर उस आइलैंड का क्या सीन होगा, कितना वो ओशन के अंदर जो है जाएगी या क्या इसके साथ होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में ये जानकारी देगा। ठीक है, और इसके अलावा टाइडल जोन्स के बारे में बताएगा। दैट वुड हेल्प प्रेडिक्ट अबाउट स्टॉर्म सर्ज जो भी आएंगे, जैसे फ्लड्स हो गए या सुनामीज हो गए या ये सारी चीज़ें हो गए, और वो किस तरीके से किसी आइलैंड कंट्री या जो भी है वहाँ कैसे पेनिट्रेट करेगा और वहाँ के एरिया को कैसे किस तरीके से इफेक्ट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट में भी हेल्प करेगा। ठीक, जिसके हिसाब से हम जो है अपने जो वाटर रिसोर्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली इन जो ड्रॉट एरियाज है, जो सूखे एरियाज है, उनकी अगर बात करें तो। ठीक है, तो आइए हमने स्वॉट के बारे में जाना, वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट कहता है स्वॉट इज द ग्लोबल सर्वे ऑफ अर्थ सरफेस वाटर। ये क्या है? ग्लोबल सर्वे है, किससे रिलेटेड? अर्थ के सरफेस वाटर से। अर्थ सरफेस वाटर, अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक बात है। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है? इट इज द सोल इनिशिएटिव ऑफ नासा टू ऑब्जर्व फाइनर डिटेल्स ऑफ ओशन सरफेस टोपोग्राफी। ये नासा का ही एक जो है इनिशिएटिव है जिसमें अदर जो है कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हैं। ये अगर बात देखें, जो इसमें अकेला नासा शामिल नहीं है, इसमें अदर कंट्रीज के स्पेस एजेंसी जैसे फ्रांस, यूके, कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। अगर इसके इनकरेक्ट होने से देखें तो अगर हम स्टेटमेंट 2 को अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इस बेसिस पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने से, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करने से हमें अपना आंसर मिल गया। लेकिन आइए हम उसके बावजूद भी तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है? इट विल हेल्प साइंटिस्ट ट्रैक द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड रिजर्वॉयर्स, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, जिससे ये स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बी, दैट इज 1 and 3 इज द आंसर। ठीक है, तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आज के अपने और देखते हैं उसको। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली कमीशन्ड INS मॉर्मुगाओ। ठीक है, INS मॉर्मुगाओ के बारे में क्वेश्चन है, जो कि एक
शिप के बारे में सवाल पूछा गया है। इसको रिसेंटली जो है कमीशन किया गया है, इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसके बारे में देखते हैं, वापस से फिर अपने क्वेश्चन पे हम आएंगे। ठीक है, तो इस INS मोर्मुगाओ की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। ठीक है, INS मोर्मुगाओ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पेनांट D67। ये इसका एक दूसरा नाम है। इसको अभी रिसेंटली नेवी में जो है कमीशन किया गया है। और इसके नाम की बात करें तो ये गोवा में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, उसके बेसिस पे इसके नाम को रखा गया है। ठीक है, और ठीक एक दिन पहले, गोवा लिबरेशन डे के सेलिब्रेशन के एक दिन पहले इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, अगर इसकी डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसके लगभग 75% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनसली बनाए गए हैं, दैट इज इंडिया में ही बनाया गया है। 100% तो नहीं है, बट 75% इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज। ठीक है, और इसके स्पेसिफिकेशन या फीचर्स के बारे में अगर जाने तो ये 163 मीटर लॉन्ग है और 17.4 मीटर वाइड या इसकी चौड़ाई है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है? 7300 टनेज जो है वाटर डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है। क्या है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो इस विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर की अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें वेरियस फीचर्स है जो हमें एक्सट्रीम जो ऑपरेशंस हो गए या कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज में जो है अपने आप को सपोर्ट करता है। इसमें मल्टीपल फायर जोन्स दिए गए हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स हैं इसके अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशनल पावर सिस्टम्स भी है जो हमें क्या करता है? एक इम्प्रूव्ड जो इसके सर्वाइवेबिलिटी को और रिलायबिलिटी को और बढ़ाता है। ठीक है, और इसमें एक और खास बात है जिसको शॉर्ट फॉर्म में टैक्स बोलते हैं, दैट इज टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम। ये जो क्रू है उनको बचाता है फ्रॉम वेरियस केमिकल हो गए, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर थ्रेट से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस शिप में सिक्योर नेटवर्क दिया गया है डेटा को सिक्योर रखने के लिए। वेरियस सेंसर्स हो गए और वेपन सिस्टम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो सके, ताकि डेटा को क्लासिफाइड रखा जा सके। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है? एंटी एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है, एंटी सबमरीन के लिए भी, वॉरफेयर के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एंटी सरफेस ऑपरेशंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड टॉर्पिडो लॉन्चेस भी हैं जो एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इसमें 4 गैस टर्बाइंस हैं जो मैक्सिमम स्पीड जिसमें अचीव करने में हेल्प कर सकता है, जो कि 55 किलोमीटर पर आवर अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमने अभी जो है INS मोर्मुगाओ के बारे में बात किया, अगर प्रोजेक्ट 15B के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। क्यों विशाखापट्टनम क्लास के नाम से जाना जाता है? बिकॉज विशाखापट्टनम क्लास जो है INS विशाखापट्टनम, ये इस क्लास का लीड शिप है, इसीलिए इसके नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से एक आपने कोलकाता क्लास के बारे में भी सुना होगा, तो सेम उसी तरीके से ये विशाखापट्टनम क्लास है। इसके अंदर 4 जो है शिप्स तैयार किए जाएंगे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैयार किए जाएंगे, और वो चार शहरों के नाम पे होंगे। कौन कौन से? मेजर सिटीज होंगे वो। विशाखापट्टनम पहला जिसको कमीशन किया जा चुका है, ये दूसरा मोर्मुगांव, इसको भी अभी रिसेंटली कमीशन किया गया। इसके बाद 2 बचे हुए हैं, INS इम्फाल एंड INS सूरत, जो कि अभी इनको कमीशन नहीं किया गया है। ठीक, तो प्रोजेक्ट 15 जो है नए डिजाइन के साथ
नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है, जिससे कि जो शिप है उसकी सर्वाइवेबिलिटी या रिलायबिलिटी जो है और ज़्यादा इम्प्रूव किए जा सके विद न्यू मैन्यूवरेबिलिटी। ठीक है, नए नए फीचर्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक, तो आइए वापस हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि इट इज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बिलोंगिंग टू कोलकाता क्लास। अगर इस स्टेटमेंट की अगर बात करें, हमने जस्ट अभी इसके बारे में बताया आपको कि ये कोलकाता क्लास से बिलोंग नहीं करता। किस क्लास से ये बिलोंग करता है? ये विशाखापट्टनम क्लास जो है मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज कंप्लीटली इंडिजिनस एंड इक्विप्ड विद मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम्स एंड सेंसर्स। ये क्या है? कंप्लीटली इंडिजिनस, मतलब 100% इंडिजिनसली इसको बनाया गया है, इंडिया में ही बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें कई सारे मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूद हैं सेंसर्स के साथ। इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। हमने अभी पढ़ा कि ये कंप्लीटली इंडिजिनस ना होके कितना 75% जो है इंडिजिनस कंपोनेंट्स जो है से बनाया गया है ये। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से चूंकि हमारे दोनों ऑप्शंस क्या है? इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तीसरा क्या कहता है? विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जिसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। तो आइए पहले इस प्रोग्राम के बारे में जानें और फिर वापस अपने क्वेश्चन पे आए। तो रिसेंटली अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशंस ने टू बी मोर स्पेसिफिक यूनेस्को ने एक मल्टी डोनर फंड बनाने की जो है बात कही है, जिसको किस लिए यूज किया जाएगा? इट विल बी यूज टू रिवाइटलाइज, प्रिजर्व एंड प्रमोट एंशिएंट एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, उनको बचाने के लिए या उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए जो एक्सटिंक्ट हो जा रहे, धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जा रहे, लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये इनिशिएटिव लाया जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, और ये ग्लोबल लेवल पे ये इनिशिएटिव ले आया गया। इसमें इंडिया के भी एंशिएंट लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि अगर बात करें प्राकृत हो गया, पाली हो गया, शारदा, ये कुछ उसमें लैंग्वेजेस इनके अलावा कुछ और भी शामिल हो सकते हैं लैंग्वेजेस। ठीक, तो अगर हम इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस प्रोग्राम की बात करें तो ये यूनेस्को के द्वारा ये बनाया गया प्रोग्राम है ये, और रिसेंटली इसने एक टास्क फोर्स बनाया है टू ट्रांसलेट दीज लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अदर इंडिजिनस लैंग्वेजेस। मतलब इसने रिसेंटली क्या किया है? एक टास्क फोर्स तैयार किया है जो ये जो एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस हैं, एंशिएंट जो लैंग्वेजेस हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए और उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए। डिजिटल मोड हो गया या अदर मोड्स हो गए। ठीक है, मेनली डिजिटल मोड की बात है क्योंकि वो लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है प्रिजर्व करके। ठीक है, और ये जो फंड है ये किसको दिया जाएगा? दिस फंड विल बी अवेलेबल टू कम्युनिटीज एंड एनजीओज। ये कम्युनिटीज और एनजीओज को फंड दिया जाएगा। ठीक, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 1700 अलग अलग तरह तरह के क्या हैं? लैंग्वेजेस या भाषा हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो लगभग 950 या टू बी स्पेसिफिक 949 लैंग्वेजेस के बारे में जो है हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो इसीलिए ये फंड क्या है? हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट या प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो जैसा हमने बात किया कि इसलिए यूनेस्को ने टास्क फोर्स जो है बनाया है, ग्लोबल टास्क फोर्स तैयार किया है इस इनिशिएटिव को रियलाइजेशन में लाने के लिए, और 2021 में इस टास्क फोर्स को तैयार किया गया था। और मेंबर्स की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन है?
वेरियस कंट्रीज इसमें शामिल है, जिसमें कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंडिया। इंडिया भी इसका एक सदस्य है, अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, लातविया, रशिया एंड अदर्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आइए वापस इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्या कह रहा है, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एज अ ग्लोबल इनिशिएटिव। इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस इनिशिएटिव के बारे में अगर हम देखें तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव तो है, पर इसे लॉन्च किसने किया? क्या इससे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने लॉन्च किया? नहीं, इसे यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया। यूनाइटेड नेशन टू बी स्पेसिफिक, यूनेस्को के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो क्या कह रहा है कि इट विल सेटअप मल्टी डोनर फंड को सेटअप करेगा या स्थापित करेगा। किस लिए? टू रिवाइटलाइज, प्रिजर्व एंड प्रमोट किसको? एंशिएंट एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस अक्रॉस द ग्लोब। एंशिएंट और ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रमोट या प्रिजर्व करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि वेरियस कंट्रीज जो हैं क्या करेंगी? कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। तो इस तरीके से क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही या कौन सा गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो अगर देखें तो हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो वहीं आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, जिसको कि क्या कहा जा रहा है? BS सीरीज या भारत सीरीज। ये नया रजिस्ट्रेशन मार्क है जो 2021 में अगर इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा ये नया रजीम लाया गया था। आइए इसके बारे में डिटेल में जाने और वापस अपने क्वेश्चन पे आए हम। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। अगर हम BS सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एक नए रूल्स नोटिफाई किए हैं, न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन रजीम जिसको बोला जा रहा है। इसके तहत क्या होगा? जो व्हीकल ओनर्स हैं, व्हीकल ओनर्स जो हैं वो आज़ाद होंगे। किस लिए? फ्रॉम द री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब वो एक स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जाते हैं। ठीक है, तो उनको अगर पहले देखा जाए तो अगर व्हीकल, मान लीजिए आप दिल्ली में काम कर रहे हो, आपका ट्रांसफ़र हो गया तो आपको पुणे जाना पड़ा और आपके पास व्हीकल है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस स्टेट में जाके आपके व्हीकल को जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये BH सीरीज लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये BH सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन रजीम लाया गया है। अब इसके तहत क्या है कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र हुआ, कल गोवा में होगा और उसके बाद किसी और स्टेट में होगा, तो ये बार बार जो ये परेशानी है इससे आपको छुटकारा मिलेगा इस सीरीज के द्वारा। ठीक है, और पहले क्या गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया था कि ये जो सीरीज है, ये जो नंबर प्लेट है वो किनको दिया जाएगा? सिर्फ नए व्हीकल्स को ही दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिसेंटली अभी इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब कहा गया है जो रेगुलर व्हीकल हैं, जो पहले से व्हीकल हैं, उनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है BS सीरीज व्हीकल में। ठीक, तो आइए इसके बारे में और जानें। और कौन सा, इट इज ऑब्वियस दैट कौन सी मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो कि ये नया सीरीज लेके आई है। अर्लियर ओनली न्यू व्हीकल्स कुड ऑप्ट फॉर BS सीरीज, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो अब जो पहले से व्हीकल्स हैं उनको अगर BS सीरीज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उनको कुछ फी या टैक्स जो है, रिक्विजिट टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करें कि ये सीरीज किसको मिल सकता है। क्या ये सबको मिल सकता है या कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिल सकता है? उसकी बात अगर की जाए तो ये
इट इज़ अवेलेबल ऑन वॉलंटरी बेसिस पे, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा ये सीरीज। किसके किसके लिए अवेलेबल है ये? डिफेंस पर्सनल हो गए, एम्प्लॉयज हो गए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर पीएसयूज सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज हो गए, वो एलिजिबल है। और उनके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था हैं जिनके ऑफिसेज जो हैं एटलीस्ट कम से कम 4 स्टेट्स या यूटीज में हो, वो भी क्या है? एलिजिबल हैं बेस सीरीज में जो है अपने व्हीकल को कन्वर्ट करने के लिए या फिर जो है नया रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे आपका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वहाँ पे या प्लेस ऑफ वर्क है वहाँ पे। तो इस तरीके से इसको और फैसिलिटेट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और आसान कर दिया गया है कि आप जहाँ पे चाहे आप प्लेस ऑफ वर्क वहाँ कर सकते हैं या आपका जो रेसिडेंस है वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ BH सीरीज़ व्हीकल हैं उसके बारे में भी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप अगर चाहें, अगर इसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, मीडियम अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरीके का कुछ आपका नंबर होगा जिसमें कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये ईयर, जिस ईयर में आपने परचेज किया है उसको रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये 21 है तो मतलब 2021 में ये व्हीकल खरीदा गया है। ये BH का क्या मतलब है? भारत सीरीज, इट स्टैंड्स फॉर भारत सीरीज। और ये 4 जो डिजिट्स हैं आपके ये रैंडम नंबर्स होंगे जो आपके व्हीकल को असाइन किया जाएगा या दिया जाएगा। और लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं ये अल्फ़ाबेट्स होंगे जो लाई करेंगे फ्रॉम AA टू ZZ। इसके बीच में कुछ भी अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके का कुछ आपका नंबर है। ये नया इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एम्प्लॉयज़ को कंफर्ट महसूस होगा। ठीक है, तो आइए आज हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन उससे पहले हम अपने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो हमारा रह गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स अक्रॉस इंडिया। क्या मतलब, क्या कह रहा है कि इसके तहत सरकार ने ये मंजूरी दे दी है कि आप कहीं भी जो है कमर्शियल व्हीकल्स को अक्रॉस इंडिया इस सीरीज के तहत आप ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं करता, इट टॉक्स अबाउट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल या पर्सनल व्हीकल की बात करता है। किस व्हीकल की बात करता है? पर्सनल व्हीकल्स की बात करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हीकल्स करेंटली हैविंग रेगुलर रजिस्ट्रेशन मार्क मे ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू BH सीरीज, जो कि बिल्कुल सही बात है। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, बट अब गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है? शामिल कर लिया है या इसमें बदलाव कर दिया गया है। ठीक, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट? ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही या गलत है? तो हमारा आंसर है बी, दैट इज ओनली 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट और आंसर। ठीक, तो आइए आज हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी से उसको देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द ग्लोबल मिनिमम टैक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है? ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स जिसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है और वापस से अपने क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो रिसेंटली अगर बात करें, यूरोपियन यूनियन ने एक प्लान को अडॉप्ट किया है जिसमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा। कितना? 15% किस पे लगेगा? ऑन MNCs पे। ये एक लैंडमार्क डील के तहत जो है अडॉप्ट किया गया है और इस डील को ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ये इस डील के बारे में बात करें तो इसके बारे में चर्चा जो है 2021 के G20 समिट में ये डील या एग्रीमेंट साइन हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? रोम, इटली में। ठीक,
यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया था। अब आखिर ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है क्या? ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है एक तरीके का टैक्स है ऑन एमएनसीज, जो कि क्या करेगा, डिस्करेज करेगा बड़ी बड़ी जो कंपनियां है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कि वो अपने जो प्रॉफिट्स को लो टैक्स कंट्रीज है वहां पे शिफ्ट ना करें, जिससे कि देखा जाता है कि जिस एक टर्म आपने पढ़ा होगा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इकोनॉमिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके तहत कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको उस कंट्रीज में शिफ्ट करती है जहां पे ऑलमोस्ट नील टैक्स या वेरी मिनिमम टैक्स जो है चार्ज किया जाता है उन कंट्रीज से। तो इससे क्या होता है, जो होम कंट्रीज हैं जहां पे इनके हेडक्वार्टर हैं एमएनसीज के, उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो उसी नुकसान की भरपाई के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स का जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है, जिसमें कि 140 कंट्रीज जो है एग्री करते हैं इस टैक्स को लगाने पे या इम्प्लीमेंट करने के लिए। आखिर इशू के बारे में अगर बात करें, आखिर इशू क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस की अगर बात करें तो इससे ग्लोबली अगर देखा जाए तो एनुअल तौर पे ऑलमोस्ट $100 बिलियन से लेके $240 बिलियन एनुअली जो है, इतना कंट्रीज को क्या होता है, नुकसान होता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। जो कि कितना अगर देखा जाए ग्लोबल जीडीपी के उससे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 to 10% के ब्रैकेट में लाई करता है। ये बात किसने कही थी, OECD के द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि OECD भी इस डील का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है G20 मेंबर्स के साथ साथ, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज भी इफेक्ट होते हैं, जैसे इंडिया हो गया, क्योंकि अगर कंपनीज जो हैं प्रॉफिट अपने लो टैक्स बेस कंट्रीज पे शिफ्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी, और इंडिया भी जो है इस चीज़ को झेल रहा है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अगर बात करें तो इंडिया भी इस डील का हिस्सा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया भी इस डील का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो टैक्स रूल्स के बारे में अगर बात करें तो वो किस पे बेस करता है, 1920s काफ़ी पुराने रूल पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए पुराने रूल के तहत जो प्रॉफिट्स है फॉरेन, किसी भी फॉरेन कंपनी के, इट कैन ओनली बी टैक्स्ड इन अनदर कंट्री, जहाँ पे उनकी फिजिकल प्रेजेंस है वहीं पे टैक्स चार्ज किया जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर आज के टाइम में बात करें इन द डिजिटल वर्ल्ड, तो वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन या डिजिटलाइज होती जा रही है, जिससे जो है फिजिकल प्रेजेंस या जुरिस्डिक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया। आप एक कंट्री में बैठ के आप अपना बिजनेस वेरियस कंट्रीज में जो है रन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ये एक तरीके से काफ़ी पुराना रूल हो गया है इस देखे, और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट कंट्रीज ओनली टैक्स डोमेस्टिक बिजनेस इनकम को ही वो टैक्स करती हैं ऑफ देयर एमएनसीज, और वो फॉरेन इनकम है उन पे टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि उनका ये मानना है कि फॉरेन जो बिजनेस प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, वो उनके कहाँ टैक्स हो रही हैं, वेयर दे आर अर्न, ठीक है, ये मान के क्या कर रही है, चल रही है, ठीक। तो वैसे ही अगर हम देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ इंटेंजिबल्स जैसे रॉयल्टी जो होते हैं कॉपीराइट पे या पेटेंट्स हो गए, इनसे जो प्रॉफिट मिलता है कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो इनको भी वो शिफ्ट कर देते हैं अदर टैक्स हेवन्स जिसको बोलते हैं, या लो टैक्स कंट्री। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो बरमूडा हो गया, बाहामास हो गया, इन सारे देशों में क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। तो मेनी कंट्रीज आर इन, और इसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैक्स रेट को बहुत कम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। तो एक तरीके से कंपटीशन लोगों में, कंट्रीज में हो गया है टैक्स कम करने का, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एफडीआई, ठीक है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए
ये लैंडमार्क डील साइन किया गया है या अडॉप्ट किया गया है, जिसमें OECD और G20 क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये अक्टूबर 2021 में साइन किया गया था, जिसके बारे में हमने बताया कि G20 समिट 2021 में इस डील को साइन किया गया। इसमें 2 पिलर की बात की गई है, 2 पिलर सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि मेंबर्स जो है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के, जो इस फ्रेमवर्क के तहत जो भी मेंबर हैं, वो डेडलाइन इनका क्या है, कब तक इस नए रूल को लागू किया जाएगा, 2023 में इसको लागू करने का एम्बिशन रखा गया है। ठीक है, और सॉल्यूशन के तहत पिलर 1 और पिलर 2 के फॉर्म में 2 सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, पिलर 1 जो है किस पे लागू होगा, उन कंपनीज या उन एमएनसीज पे लागू होगा जिनके एनुअल ग्लोबल टर्नओवर हैं 20 बिलियन यूरोज से एक्सीड करें या इससे ज़्यादा हैं, या जिसको पोटेंशियली इसको 10 बिलियन यूरोज भी किया जा सकता है। ठीक है, और प्रॉफिट्स जो हैं वो कितना प्रॉफिट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले उनकी प्रॉफिट क्या है, ग्रेटर देन 10% ऑफ देयर रेवेन्यू। ठीक है, तो दूसरा पिलर हमारा क्या कहता है कि पिलर 2 के तहत, जिसके बारे में हमने बात की, GMT दैट इज ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% चार्ज किया जाएगा। और जब भी ये रूल लागू होगा तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज ने जो सिंस ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन की बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो उस केस में बहुत सारी कंट्रीज डिजिटल टैक्स लगा रहे हैं, जैसे इंडिया भी लगा रहा है। तो उस केस में इसके लागू होने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना, इस टैक्स को हटाना पड़ेगा, ताकि जो है डिस्प्यूट ना हो किसी तरीके का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसलिए। और ये किस पे लागू होगा, 15% टैक्स के तहत किन कंपनीज पे लागू होगा, जिनके एनुअल टर्नओवर कितने होंगे, ओवर 750 मिलियन यूरोज या उससे ज़्यादा होंगे, उन एमएनसीज पे ये लागू होगा। और एक बात रहा कि अगर ये 15% जो टैक्स है अगर ये लागू होगा तो क्या कोई भी गवर्नमेंट लोकल टैक्स या लोकल कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज कर सकती है कि नहीं, तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट जो है चार्ज कर सकती है। गवर्नमेंट कुड स्टिल सेट वॉट एवर लोकल कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे वांट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है चार्ज कर सकती है, चाहे वो 10% हो चाहे 15 या उससे ज़्यादा। ठीक है, और उसी तरीके से देखें तो इस रूल के लागू होने के बाद जो है ग्लोबल जो मिनिमम टैक्स जो है इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ऑलमोस्ट 150 बिलियन इन ग्लोबल टैक्स रेवेन्यूज एनुअली, जिससे इन कंट्रीज को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो 2 पिलर्स है उससे क्या, इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि जो टैक्स हेवन्स है वो भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है एमएनसीज पे टैक्स लगाया जा रहा है, एक तरीके का टॉप अप टैक्स लगाया जा रहा है कि जो है होम कंट्रीज जो है उनकी, जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स हैं, होम कंट्रीज क्या करेगी, उन पे 15% का जो है GMT चार्ज करेगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है ये खत्म होता है। आइए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, इट वाज ड्रॉन अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बाय OECD। ठीक है, ये किस फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, और ये OECD के द्वारा जो है फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। वहीं हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इंश्योर्स दैट लार्ज एमएनसीज पे टैक्सेस वेयर दे ऑपरेट एंड अर्न प्रॉफिट्स, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। एमएनसीज जो है वहां पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा जहां पे वो प्रॉफिट्स कमा रही हैं, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इस टैक्स का। तीसरा क्या है कि इंडिया हैज ऑल्सो एग्रीड टू द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इंडिया भी इस टैक्स को या इस टैक्स रेजीम को कहीं ना कहीं मान रही है और उसका एक हिस्सा है, जो कि बिल्कुल सही बात है।
तो इस तरीके से हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है और हमारा आंसर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज के क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। हम आपके साथ फिर कल नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। और उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप पूरे कंपाइलेशन जो भी हम मंथ में जो भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस जो भी डिस्कस करेंगे, उसको आप मैगजीन के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप एज अ मॉक या एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पे उसको सॉल्व कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और अदर सोशल मीडिया लिंक से भी जोड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्लास ख़त्म होता है, आज का क्लास। तो आइए चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।